हाँ जी भैया, कैसे हैं? बढ़िया सब लोग। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। तो चैप्टर काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन समझ में इस वजह से नहीं आता क्योंकि यहाँ पे चीज़ें रोटेट हो रही हैं और हम अज्यूम नहीं कर पाते कैसे रोटेट हो रही हैं और कैसा फोर्स लग रहा है उस पर। तो अभी तक प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ रखे हैं वहाँ पे पढ़ा है हमने कि अगर किसी भी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बॉडी आपकी लीनियर मोशन शो करेगी। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो या आपका मोशन इन प्लेन हो, हर केस में हमने यही देखा है कि आपकी बॉडी का मोशन कैसा है, एक ट्रांसलेटरी मोशन है या कह सकते हैं एक लीनियर मोशन है। लेकिन यहाँ पे चैप्टर का नाम पढ़ के हमको पता चल गया क्या कि बॉडी रोटेट होने वाली है। तो बॉडी के रोटेशन के लिए क्या जरूरी है? क्या एक सिंपल फोर्स आपकी बॉडी को रोटेशन प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सारे आंसर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, एक अगर सिंपल फोर्स लगाया जाए तो क्या बॉडी रोटेट होगी? वो अभी हम देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में। अभी हम देखेंगे कि बॉडी रोटेशन कब करती है और ट्रांसलेटरी मोशन कब करती है, यानी लीनियर मोशन कब शो करती है, वो अभी हम देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। तो पहले हम क्या समझेंगे? पहले हम समझेंगे कि पार्टिकल्स क्या है, तब तो हम रोटेशन मोशन उसको प्रोवाइड कराएंगे। पहले समझ तो नहीं पार्टिकल्स क्या है। तो पार्टिकल क्या है? पार्टिकल का मतलब होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट। सिंपलेस्ट वे में बोले तो पार्टिकल क्या है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट। ठीक, पार्टिकल मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या होना चाहिए? उसका फाइनाइट मास होना चाहिए। पार्टिकल के पास एक फाइनाइट मास होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि वो आपका एक पार्टिकल है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के पास एक फाइनाइट मास है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक पार्टिकल है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? अ पार्टिकल may be defined a particle may be defined as an object having finite mass but its shape and internal structure is neglected। कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास फाइनाइट मास है तो उसको हम पार्टिकल्स बोल देंगे, लेकिन उसके अभी शेप और इंटरनल स्ट्रक्चर पे हम बात नहीं करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? उसके शेप और इंटरनल स्ट्रक्चर से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ इस बात से है कि अगर वो ऑब्जेक्ट है और उसका एक फाइनाइट मास है तो उसको हम क्या बोल देंगे? पार्टिकल। फिर इसके बाद चैप्टर की हेडिंग में लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो बात ये भी आती है कि सिस्टम क्या है। ठीक है, सिस्टम क्या है? तो सिस्टम का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ large number of particles is called as system। अगर आपके पास कोई भी एक कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी है वो क्या है? वो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, यानी वो एक सिस्टम है। इस अगर पेन की बात करें, इस मार्कर की बात करें तो इसका भी मास क्या है? फाइनाइट मास है। और फाइनाइट मास होने की वजह से ये भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है और इसमें कई सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ये। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि अभी तक पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कि अगर कहीं भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या? किसी भी बॉडी पे अगर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, अभी एक्सीलरेशन पे नहीं जाएंगे कैसा है, अभी हम बात करेंगे सिर्फ अगर किसी भी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसका मास m है तो उसमें एक एक्सीलरेशन a प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो अब बात करते हैं फोर्सेस होते कितने तरीके के हैं। फोर्सेस का मतलब होता है दो तरीके के फोर्सेस हैं हमारे पास, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो किसी भी बॉडी के एटम्स के बीच में काम करते हैं। एटम्स के बीच में काम करेंगे, उनको बोलेंगे इंटरनल फोर्सेस, या इनको इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी बोला जाता है। इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो किसी भी बॉडी के
एटम्स के बीच में फोर्स लग रहे होंगे उनको क्या बोलेंगे, इंटर एटॉमिक फोर्सेस बोलेंगे। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर हम बात करें सपोज दीज आर टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी, अगर बोलें कि दो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं ये किसी भी बॉडी के, तो जाहिर सी बात है ये वाला पार्टिकल इस बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगा, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, उसकी बात नहीं करेंगे अभी हम, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, ये वाला पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल सेकंड वाले पार्टिकल पे जितना फोर्स लगाएगा, सेकंड वाला पार्टिकल भी फर्स्ट वाले पार्टिकल पे उतना ही फोर्स लगाएगा। इस वजह से अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एफ नेट यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेज इट मस्ट बी जीरो, ये हमेशा जीरो होना चाहिए। इंटरनल फोर्सेस मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखेंगे कि इंटरनल फोर्सेस का नेट जो होता है, रिजल्टेंट वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनको हम बाहर से अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी पे, किसी भी बॉडी पे कैसे काम करते हैं, ये बाहर से या हमारे द्वारा लगाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक। और इन्हीं फोर्सेस की वजह से, इन्हीं एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से या तो बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एंगुलर मतलब कोई भी बॉडी अगर कह सकते हैं सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगेगी, लेकिन सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए सिंगल फोर्स की जगह पर हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक कपल ऑफ फोर्स चाहिए, ठीक। इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपका एफ काम कर रहा है, एक सिंगल फोर्स है, तो सिंगल फोर्स की वजह से क्या होगा, सिंगल फोर्स की वजह से लीनियर मोशन होगा बॉडी में, ठीक है, लीनियर मोशन होगा बॉडी में। लेकिन अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन के लिए रोटेशनल मोशन के लिए, तो रोटेशनल मोशन के लिए जरूरी है क्या, एक कपल ऑफ फोर्स, एक कपल ऑफ फोर्स जरूरी है, कपल ऑफ फोर्स जरूरी है। फॉर एग्जांपल कपल ऑफ फोर्स मतलब कि जैसे सबने देखा होगा घर में मम्मी लोगों को कपड़े धुलते हुए देखा होगा, कपड़े धुलने के बाद कपड़ों को निचोड़ा जाता है, तो कपड़ों को कैसे निचोड़ते हैं, ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग ना, है ना, ऐसे फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो कहने का मतलब है एक फोर्स ये वाला हो गया, इस हाथ की वजह से लग रहा है, एक फोर्स इस हाथ की वजह से लग रहा है, इस हाथ की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में है और इस हाथ की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक कपल ऑफ फोर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के फोर्स को जहां पे दो फोर्सेस लग रहे हों लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उसको हम बोलेंगे कपल ऑफ फोर्स। और इस कपल ऑफ फोर्स की वजह से ही हमेशा रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है, ठीक। सिंगल फोर्स की वजह से रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इतनी सी बात हमको लग रहा है, उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। इसके बाद बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो भी देखते हैं जरा। सेंटर ऑफ मास, तो नाम से पता चला होगा मास का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास है, ठीक। क्या है, अगर किसी भी बॉडी का कुछ मास है और उस मास का हम सेंटर ढूंढ लें तो उसी को सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। तो सिंपल वे में समझने का एक तरीका है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, center of mass of a system of particle may be defined as the point, may be defined as the point where the whole mass of the body, where the whole mass of the body, where the whole mass of the body is supposed to be concentrated। तो क्या डेफिनेशन कह रही है, डेफिनेशन को ध्यान से समझो। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी कि सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम ये मान के चलेंगे कि पूरी बॉडी का मास सेंटर्ड है उस पॉइंट पे, सपोज टू बी सेंटर्ड एट दैट पॉइंट। डेफिनेशन कह रही है मतलब कि किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहां पे हम मान के चलेंगे कि पूरी बॉडी का मास वहां लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, तो हमारा जो नेवल है,
ठीक, हमारी बॉडी की जो नाभि है वहां पे हम मान के चलते हैं, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वो हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, वो हमारी बॉडी का क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल स्फीयर की, जैसे स्फीयर की बात करें, फॉर एग्जांपल स्फीयर की अगर हम बात करें तो एक स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जाहिर सी बात है इसके सेंटर पे होगा। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक हैमर की, ठीक है, एक हैमर है हमारे पास, कुछ इस शेप का है हैमर, ठीक, इस शेप का हैमर है। तो हैमर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, यहां पे लाई करता है। ठीक, अगर हम बात करें एक रिंग की, एक रिंग की बात करें तो ये रिंग है। रिंग में हमने देखा होगा कि रिंग हो या बैंगल हो, तो उसमें हमने देखा होगा रिंग हो, बैंगल हो, एक कड़ा हो, जो कुछ भी हो, तो उसमें हमने देखा होगा कि सारा का सारा मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट रहता है, सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूट रहता है उसकी एक्सिस पे। ये जो आउटर सरफेस है यहाँ पे सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। लेकिन फिर भी इसके अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास इस सेंटर पे ही लाई करता है। ठीक, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, इसके सेंटर पे ही लाई करता है। तो सेंटर ऑफ मास मतलब एक ऐसा पॉइंट बॉडी का जिस पे ये सपोज किया जाएगा कि पूरी बॉडी का जो मास है वो वहां पे कंसंट्रेटेड है। समझ में आई बात। अब अगर हम बात करें किसी भी बॉडी का, क्या जरूरी है सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर ही लाई करना चाहिए, नहीं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारी जो रिंग है, ये रिंग है हमारी, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, इसके सेंटर पे लाई कर रहा है, जबकि सेंटर पे कोई भी मास नहीं है। समझ में आई बात। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर ही लाई करे, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो एक एल शेप्ड लैमिना ले लें, अगर हम एल शेप्ड लैमिना है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा, वो भी बॉडी के बाहर ही है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें सेंटर ऑफ मास आपका कहाँ होगा, बॉडी के बाहर होगा। समझ में आई बात। बहुत ही इजी है, समझ सकते हैं, कोई भी ऐसा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास की। अब जरा हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक टू बॉडी प्रॉब्लम है, ठीक है, कैसे है, टू बॉडी प्रॉब्लम, टू बॉडी प्रॉब्लम है, और वहां पे आपसे बोल दिया जाए कि सेंटर ऑफ मास बताओ, तो टू बॉडी प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं जरा। फॉर एग्जांपल इसको एक प्रूफ के तौर पे समझेंगे। मान लेते हैं ये आपका एक्स वाई प्लेन है, एक कोई एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, और कोई दो मासेस, एक मास m1 यहाँ पे लाई कर रहा है इस प्लेन में, और एक मास m2 यहाँ पे लाई कर रहा है। और मान लेते हैं इस m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है और इस m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है। ठीक, ये दोनों के पोजीशन वेक्टर। तो क्या करें, अगर इन दोनों मासेस को हम ऐसे मिला देते हैं, इन दोनों मासेस को ऐसे मिला दें तो एक मास यहाँ लाई कर रहा है, एक मास यहाँ लाई कर रहा है। मान लेते हैं पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2, y2 होंगे। तो इनका सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें तो इनके बीच में कहीं लाई करेगा, यहाँ पे इनका सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट Q पे लाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास, तो इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास ऐसे लिख देते हैं, सेंटर ऑफ मास Q पॉइंट पे लाई कर रहा है, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर RCM है। ठीक, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, RCM। तो हमने क्या क्या कंसीडर किया है, जब कभी भी एग्जाम में आपको लिखने को हो तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे एक अच्छा सा, ये आपका ओरिजिन हो गया। डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम को पहले तो सबसे पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से हमको। तो क्या कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर वी हैव टू masses, let us consider we have two masses m1 and m2 placed in xy plane, at points P1 and P2 having position vectors r1 and r2 if
RCM is the position vector, if RCM is the position vector for these two masses, sorry, if RCM is the position vector of the center of mass, for these two masses, then RCM पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कैसे दी जाएगी? RCM इज गिवन बाई m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये क्या बताएगा आपको? ये पोजीशन वेक्टर बताएगा किसका? आपके सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM से दिया जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर हम बात करें इस सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर तो RCM है। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें x, y क्या है, मान लें अगर इसके सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर की जगह पर क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो XCM दैट इज x कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ मास, क्या XCM फॉर द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाई m1 x1 प्लस m2 x2 divided by m1 plus m2. This is the x coordinate for the center of mass. In the same way, YCM, that is y coordinate for the center of mass, can also be derived by m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2। तो ये आपका हो गया y coordinate for center of mass। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स x और y के टर्म में। ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर के साथ साथ सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।